हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट का यूनिट 8 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग स्टेप्स ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट देखेंगे। उसे हम लोग EIA गाइडलाइंस भी कहते हैं। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चलूँगा आपके साथ। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो लेक्चर है ये यदि आप ग्रेजुएशन पीजी कर रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस उसमें भी हेल्प होगा, और साथ में यदि आप महाराष्ट्र सेट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल सेट का या झारखंड सेट कहीं का भी सेट का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वहाँ पे भी ये हेल्पफुल होगा। तो आप हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं। EIA गाइडलाइंस क्या होता है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ये 1994 में दिया गया था, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे पहला होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के बाद स्कोपिंग किया जाता है, कंसिडरेशंस ऑफ अल्टरनेटिव्स। थर्ड होता है बेस लाइन डाटा कलेक्शन। फिर होता है इम्पैक्ट एनालिसिस, उसको प्रिडिक्शन भी कहते हैं। उसके बाद होता है मिटिगेशन मेजर्स। फिर होता है इन्वायरमेंटल स्टेटमेंट। फिर होता है पब्लिक हियरिंग। फिर होता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। फिर होता है डिसीजन मेकिंग, और लास्ट में होता है मॉनिटरिंग द क्लियरिंग कंडीशन। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं EIA गाइडलाइन के अंदर। ओके, हम लोग वन बाय वन डिटेल में जानेंगे हर स्टेप्स के बारे में। तो स्क्रीनिंग में होता क्या है, इट डिटरमाइंस वेदर EIA इज रिक्वायर्ड और नॉट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरी है या नहीं, वो स्क्रीनिंग में डिटरमाइन किया जाता है। क्राइटेरिया क्या है, स्क्रीनिंग बेस्ड अपॉन स्केल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा लागत हुआ है, टाइप ऑफ डेवलपमेंट, किस प्रकार का डेवलपमेंट है, लोकेशन ऑफ डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट किया जाएगा वो कहाँ पे होगा, ये सबसे पहले ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग को इन्वायरमेंट को बचा के रखना है। तो ऐसा कुछ डेवलप ना करें हम लोग सोसाइटी के लिए, जो सोसाइटी के लिए तो अच्छा हो लेकिन इन्वायरमेंट के लिए हानि हो। तो स्क्रीनिंग इसी को कहते हैं। नेक्स्ट होता है स्कोपिंग, ए प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंटल एजेंसीज एंड प्रोजेक्ट प्रेजेंटर, जिसको प्रोपोनेंट्स भी कहते हैं साइंटिफिक टर्म में। स्कोपिंग का मतलब होता है कि जब आपने कर लिया जगह का, पैसे का, सब कुछ का, अब आप काम क्या करना है, आपको गवर्नमेंटल एजेंसी से इंटरेक्शन करना होगा कि सर मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैं इस पे ऐसा काम करूँगा, इसको कहते हैं स्कोपिंग। उसमें होता है मेकिंग प्लान फॉर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट, आपके पास ऐसा प्लान होना चाहिए कि पब्लिक के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो, बहुत सारे पब्लिक का होना ज़रूरी है। आइडेंटिफाइंग इशूज़ ऑफ पब्लिक कंसर्न, आप पब्लिक को लेके चलना है, पब्लिक को कोई इशू ना हो उसके बारे में आपको जानकारी रखना होगा, मतलब हर कुछ गवर्नमेंट को बताना है। इवेल्युएटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इशूज़, यदि कुछ इशूज़ आ रहे हैं तो उसको आप इवेल्युएट करिए। डिस्ट्रीब्यूशन करिए अपने इन्फॉर्मेशन को, इंटरेस्टेड पार्टीज़, मतलब एक पार्टीज़ को आपको इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस्टेब्लिशिंग प्रायोरिटीज़ फॉर इन्वायरमेंटल असेसमेंट, आप प्रायोरिटी में हमेशा इन्वायरमेंटल के बारे में जानिए, इन्वायरमेंटल के बारे में सोचिए, अपने बारे में। डेवलपिंग ए स्ट्रेटजी फॉर एड्रेसिंग प्रायोरिटीज़, एक ऐसा स्ट्रेटजी बनाइए जो आपका काम अच्छा हो, गलत ना हो, वैसे आप उसको एड्रेस करिए, प्रेजेंट करिए गवर्नमेंट के सामने। तो ये एक होता है प्रोजेक्ट का प्लान, जो प्रेजेंटर खड़े होकर बताता है गवर्नमेंटल एजेंसीज को। अब जब इतनी बात हो जाती है तो आगे आता है बेस लाइन डाटा कलेक्शन, कि ये बताता है कि इट डिस्क्राइब द एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल स्टेटस ऑफ द आइडेंटिफाइड स्टडी एरिया। मान लीजिए आपको कोई एक एरिया चाहिए, उसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, प्राइमरी डाटा मॉनिटर करते हैं, ठीक है, फॉर द आइडेंटिफाइड पैरामीटर्स एंड सप्लीमेंटेड बाय सेकेंडरी डाटा इफ अवेलेबल। प्राइमरी डाटा आप शो करते हैं, डाटा कलेक्शन किए, उसको शो किए। सेकेंडरी डाटा यदि अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन प्राइमरी डाटा हमेशा रहना ज़रूरी है, ठीक है। उस एरिया के बारे में कि वो एरिया कैसा है, वो टाउन से कितना दूर है या टाउन के नज़दीक है, ये सब डाटा आपको होना चाहिए। इम्पैक्ट एनालिसिस प्रेडिक्शन,
Magnitude of impact indicate whether the impact is reversible or irreversible and estimate the potential rate of recovery. आप जो खर्च करने वाले हैं या आपकी जो मेहनत लगेगी वो आपका रिकवरी होगा या नहीं, यहाँ पे वही बात लग रहा है। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि मैं 10 साल में काम कंप्लीट कर दूंगा, तो 10 साल में हो पाएगा? आप सोच रहे हैं इतना रुपया लगेगा, तो इतना रुपया में हो पाएगा? ये सब आपको प्रेडिक्ट करके चलना है, सब कुछ ज़रूरी है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कैन नेवर बी प्रेडिक्टेड विथ एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। आप तुक्का नहीं मार सकते। यदि इन्वायरमेंटल के लिए आप काम कर रहे हैं तो आप तुक्का नहीं मार सकते कि इतना समय में ये हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है 2-3 महीना बारिश होते हैं, क्लाइमेट चेंज होते हैं। ऑल पॉसिबल प्रिकॉशन इज टेकन फॉर रिड्यूसिंग द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। आपको हर एक तरीका लेके चलना पड़ेगा कि नहीं, यदि ये होगा तो हमको इस रास्ते से चलना है, ये होगा तो इस रास्ते से चलना है। एग्जाम्पल के लिए ड्यूरेशन ऑफ इम्पैक्ट जो होता है वो छोटे समय के लिए भी होता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। यदि शॉर्ट टर्म है तो अप टू 9 ईयर्स तक आप लेके चल सकते हैं, मिड टर्म है तो 10 से 20 ईयर्स लेके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म यदि लेके चलना है तो मोर देन 20 ईयर्स। तो इस तरीके से आपको लेके चलना होगा। और ये मैं नोट्स जो आप लोग के बीच लेके आया हूँ, ये बहुत ही सोच समझ के मैंने तैयार किया है। हर जगह से मैं इस नोट्स को तैयार किया और ये एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मिटिगेशन मेजर्स। जब बात आती है मिटिगेशंस की, देखो मिटिगेशंस का मतलब होता है शांति, पीस, ठीक है। कितना से कितना हम कम खर्चे में हम इस काम को पूरा कर सकें। फॉर एवरी प्रोजेक्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव शुड बी आइडेंटिफाइड। मान लीजिए यदि आपने एक रास्ता चुना है इस प्रोजेक्ट के लिए, मान लीजिए वो रास्ता सही नहीं होगा तो आपको अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा। एंड इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स कंपेयर्ड, सबको कंपेयर करते हुए। Once alternative have been reviewed, a mitigation plan should be drawn up for the selected option and is supplemented with an environmental management plan to guide the proponent towards the environmental improvement. मान लीजिए आपको ब्रिज बनाना है, आपने एक रास्ता चुना कि देखिए भाई ये जगह मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इस तरीके से यहाँ पे ब्रिज बनाऊंगा, इतने लोगों का ज़रूरत है। लेकिन मान लीजिए वो एरिया बाढ़ ग्रसित है, तो आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। या तो आप जितना दिन बाढ़ रहेगा उतना दिन आप छोड़ दीजिए, या उसके जगह पे दूसरे जगह ब्रिज बनाइए, दूसरा लोकेलिटी देखिए, ठीक है। तो आपको पहले से ही प्लान करके रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ढूंढ के रखना पड़ेगा। ये 3 तरीके से होता है। एक होता है प्रिवेंटिव मेजर्स, एक होता है कंपेंसेटरी मेजर्स, एक होता है करेक्टिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होता है? रिड्यूस पोटेंशियल एडवर्स इम्पैक्ट बिफोर ऑकरेंस। घटना घटने से पहले ही हम उस घटना को कम कर दें या हम उसको शुरुआती ना करें, उसको प्रिवेंट कर दें। कंपेंसेटरी मेजर होता है काउंटर बैलेंस अनअवॉइडेबल एडवर्स इम्पैक्ट। मान लीजिए कंपेंसेटरी, मान लीजिए किसी का घर तोड़ के हमको वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाना है या प्रोजेक्ट बनाना है, तो आपको कंपेंसेटरी उसको पैसा तो देना पड़ेगा ना, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, उसको ज़मीन के बदले ज़मीन देना पड़ेगा। करेक्टिव मेजर्स क्या होता है? रिड्यूस द एडवर्स इम्पैक्ट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। यदि कुछ सही नहीं हो रहा तो आप पहले उसको सही करिए, उसको उस लायक बनाइए, करेक्टिव मेजर्स में ले जाइए, तब आप काम को आगे बढ़ाइए। तो आपको हर कुछ देख के आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट को, जिसको हम लोग EIS से कहते हैं। इसको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। EIS प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। ये जितना भी चीज़ मैंने पिछले पॉइंट में पढ़ा है उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको दस्तावेज देना पड़ेगा। एंड एस्टिमेट डिराइव फ्रॉम द वेरियस स्टेप्स इन द EIA प्रोसेस। और कितना एस्टिमेट्स लगेगा, कितना लागत लगेगा, वो EIA प्रोसेस में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। EIA नोटिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे आराम से। फिर आता है पब्लिक हियरिंग। पब्लिक हियरिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए किसी भी जगह पे आप कोई काम कर रहे हैं, तो उस जगह के उस लोकेलिटी का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति से आपको बात करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट के सामने उनको बुलाना पड़ेगा, उनका सहयोग लेना पड़ेगा। या मान लीजिए गांव का है बात, तो गांव के मुखिया सरपंच से आपको बात करनी पड़ेगी। पब्लिक हियरिंग इज ए प्रोसेस इन द एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसेस इन विच स्टेक होल्डर्स कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स एंड द प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट। प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट का मतलब होता है जो प्रोजेक्ट बताते हैं कि मैं ये काम करने वाला हूँ, प्रेजेंटर।
अबाउट द कंसर्न रिगार्डिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट। ये गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखते हैं और उस बीच में एक तीसरा आदमी आता है, इसको पब्लिक हियरिंग कहते हैं। वो कहता है नहीं सर, यदि आप सरकार को कहता है यदि आप इसको इशू कर देंगे तो हम लोग के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन कोई कोई पॉजिटिव बात भी बोलता है कि नहीं सर ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, तो इसी को हम लोग पब्लिक हियरिंग कहते हैं। SPCB होता है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इशू करता नोटिस फॉर एनवायरमेंटल पब्लिक हियरिंग बाय पब्लिशिंग इट इन एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर। जब पब्लिक हियरिंग होने लगता है तो ये 2 न्यूज़पेपर में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है वो इशू करता है 2 भाषा में, लोकल लैंग्वेज के पेपर में और इंग्लिश पेपर में, बिफोर 30 डेज ऑफ पब्लिक हियरिंग। मतलब मीटिंग से 30 दिन पहले वो इशू करता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है बहुत बार और आगे भी पूछेगा कि 30 दिन पहले वो, मान लीजिए मिथिला के हैं तो मैथिली भाषा के पेपर में, मान लीजिए उड़िया है तो उड़िया भाषा के पेपर में, और साथ में इंग्लिश होना चाहिए। उस भाषा में इशू करते हैं कि भाई इस जगह पे ऐसा होने वाला है, तो जो इच्छुक व्यक्ति हैं उस जगह के वो आइए और पब्लिक हियरिंग में पार्टिसिपेट लीजिए। उनसे बिना पूछे हम लोग इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ने देंगे। फिर आता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान। अब मैनेजमेंट भी तो तैयार होगा पब्लिक हियरिंग के बाद। ए डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइन्स हाउ ए प्रोजेक्ट विल मैनेज एंड मिटिगेट पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड डीकमीशनिंग फेज। ये प्रोजेक्ट कैसे मैनेज होगा, कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, कैसे ऑपरेट होगा, किस फेज़ में कैसे काम करेगा, वो सब एक डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। इसी को मैनेजमेंट प्लान कहते हैं, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान कहते हैं। डिसीजन मेकिंग, लास्ट में डिसीजन लेना है भाई, जो इसके मेन अथॉरिटी होंगे। इट इन्वॉल्व कंसल्टेशन बिटवीन प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट, प्रोजेक्ट प्रेजेंटर जो प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते हैं, एंड द इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी, जो ये पूरा देखने के बाद डिसीज़न लेंगे कि नहीं भाई चलो मैं डिसीज़न लेता हूँ ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। लास्ट में हर कुछ मॉनिटरिंग करने के बाद वो क्लियरेंस देते हैं, साइन करके बढ़ा देते हैं कि नहीं भाई हम इसको बढ़ने नहीं देंगे, ये प्रोजेक्ट सही नहीं है, या ये देश के लिए फ़ायदेमंद है, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इट शुड बी डन ड्यूरिंग बोथ कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन फेज ऑफ ए प्रोजेक्ट। ये 2 समय होता है, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे भी, ऑपरेशन के टाइम पे भी ये फेज देखा गया है। It review the validity of predictions and conditions of the implementations of the environmental management plan। ये देखा जाता है environmental management plan के समय में, इसको implement किया जाता है, ठीक है। ये 2 समय देखा गया है, कंस्ट्रक्शन फेज में भी, ऑपरेशन फेज में भी। तो ले दे के बात यही आती है कि EIA का गाइडलाइन यही है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कुछ 10-12 स्टेप्स हैं जिसको लेके चलना है। सरकार आपकी मदद करेगी, साथ में पब्लिक हियरिंग होगी, कुछ डॉक्यूमेंट दस्तावेज होंगे। यदि ये सब नहीं होते हैं तो आपको गवर्नमेंट का इशू लेटर नहीं मिलेगा, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलिडिटी ऑफ इन्वायरमेंटल केस। यदि आप माइनिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 30 साल का वैलिडिटी लेना पड़ेगा। यदि कोई रिवर वैली प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो 10 साल के लिए, और यदि उसके अलावा कोई ऑल अदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, तो 60 साल के लिए आपको वैलिडिटी लेना पड़ेगा। और वो जो वैलिडिटी है अकॉर्डिंग टू 2015 अमेंडमेंट, ये सब हम लोग और डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये एग्ज़ाम में मैच द कॉलम में आते हैं कि माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए आपको 30 साल के लिए वैलिडिटी लेना पड़ता है इन्वायरमेंटल केस, कि सर मुझे 30 साल तक का टाइम दीजिए, मैं एक माइनिंग प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, इसको आप 30 साल के बीच में नहीं रोक सकते। तो आप वो पहले से ही सरकार से अनुमानित करवा लीजिए। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के गाइडलाइंस को देखा और इसके स्टेप्स को देखे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूसरा टॉपिक्स लेके आऊँगा आप लोगों के बीच। आप लोग इस लेक्चर को देखने के बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।